this is Ashu sir. Today is the third lecture of chapter pair of linear equation in two variables. इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने इस चैप्टर के प्रॉपर्टीज और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके सॉल्यूशन मेथड्स के बारे में सीखा। प्रीवियस लेक्चर हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर हमने ये देखा था कि ग्राफ को किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ग्राफ को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशंस है तो इक्वेशन के थ्रू किस तरह से हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया था, ये हमने सीखा था। इस लेक्चर में हमें क्या सीखना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफ की हेल्प से हम सॉल्यूशन उसका निकालेंगे और हमने कुछ प्रॉपर्टी सीखी थी, उसका यूज करके किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। और हम क्वेश्चंस वो देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर और इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। तो वन बाय वन तीनों प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था अगर हमारे पास ग्राफ में कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, ये लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। जब लाइन इंटरसेक्ट होती थी तो उससे हमें क्या मिलता था, जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट हुई तो कैसी लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इतनी बात क्लियर हो गई। और जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती थी तो उसके सॉल्यूशन कितने निकलते थे, सिर्फ एक, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर कट हो रही दो लाइन, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, सिर्फ एक। और जो एक सॉल्यूशन होता था इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद जो सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं, यहां पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा ना, एक पॉइंट पर कट हो रही है, तो जब सॉल्यूशन निकलता है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। और जब ये कंडीशन होती थी तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर। तो फर्स्ट केस में हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा था वो समझ लें, यहां से अभी फिर से थोड़ा सा इसका रिव्यू दिया जा रहा है। अब हमारे पास अगर कंसाइड दी गई है, कंसाइड का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। ये एक हमारी लाइन बनी है, ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन बन गई तो कंडीशन क्या बनाएगी, लाइंस कैसी दिख रही हैं, कंसाइडिंग लाइंस, कंसाइडिंग लाइंस। और कंसाइडिंग लाइंस हम देख सकते हैं कितनी पॉइंट पर मीट कर रही है, तो ये वाली लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जहां पर टच कर रही है उतने प्लेसेस पे वैल्यूज कोई ना कोई निकल रही है, ठीक है। बताया था हमने इंट्रोडक्शन में कि जितने प्लेस पर ये वाली लाइन, छोटी वाली लाइन इसको टच कर रही है तो उतने प्लेस की वैल्यूज इसकी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और यहां से यहां तक सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल रहे हैं इसका मतलब सॉल्यूशन निकल रहा है। जब सॉल्यूशन निकलते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। जब सॉल्यूशन निकलते हैं तो उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट है तो इस कंडीशन में हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंडीशन जरूर याद रखेंगे, सारा रोल इसका आने वाला है, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड क्या थी हमारे पास, थर्ड सिचुएशन थी जब दो लाइन हमारे पास पैरेलल होती है। तो लाइंस कैसी दिख रही है हमारे पास, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस हो गई। क्या पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी मीट करेंगी, नहीं करेंगी। तो यहां पर हो जाएगा जब लाइन एक दूसरे को मीट ही नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, तो ये कंडीशन हो गई नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब नो सॉल्यूशन हो रहा है इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं निकली, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट
सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। और यहां पर कंडीशन क्या बनती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो क्लियर हुई तीनों प्रॉपर्टीज हमारी। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर कोइंसाइडिंग लाइन, पैरेलल लाइंस। तो ये प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन में भी बताई गई थी, तो फिर से देख ले। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जिसको नोट करना है पॉज करके नोट कर सकता है इसे। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 and find out whether the following system of equations have a pair of intersecting lines, एक पॉइंट को समझेंगे, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। हमें तीन चीजें देखनी है किसके थ्रू? a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। अभी कंडीशंस हमने देखी थी तीनों। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि लाइंस जो होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, जो ग्राफ में अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन बन रही है तो किस तरह की होगी? तो सिंपल से हमें सॉल्व करना है, इसको डायरेक्ट चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिख रहा है? सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिख रहा है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज की ध्यान रखो कि सारी वैल्यूज को उठा के एक साइड ले आओ हमेशा हर एक क्वेश्चन में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर राइट साइड भी वैल्यू होंगी और लेफ्ट साइड भी हो सकती है, तो वहां मिक्स कर जाओगे और मिस्टेक हो जाएगी। तो एक चीज याद रखो कि हमेशा राइट साइड जो वैल्यू उसको उठा के लेफ्ट साइड हमें लाना है, बस राइट साइड 0 बनाना है, बस इतनी बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इसको हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। सिंप्लीफाई किया 3x माइनस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम देख रहे हैं कि a1 के प्लेस पर क्या आ रहा है? ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, फर्स्ट इक्वेशन की सारी वैल्यू a1 b1 c1 होंगी। a1 के प्लेस पर x के आगे कुछ नहीं है तो 1। b1 के प्लेस पर क्या आ रहा है? y के आगे क्या है? 2। साइन का भी ध्यान रखेंगे तो -2 है। c1 की वैल्यू क्या है? पूरी -5। क्लियर हो रही है बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट है x के साथ वैल्यू क्या है? 3। तो a2 की वैल्यू क्या होगी? 3 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -15। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज निकली a1 b1 c1 a2 b2 c2 की। अब हम रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला a1 अपॉन a2 1/3 आ गया। फिर निकाला हमने b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -6। माइनस माइनस कैंसिल किया, कितना आ रहा है? 1/3। तो b1 b2 की वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लो। c1 के प्लेस पर -5, c2 के प्लेस पर -15, कैंसिल हुआ, कितना आ रहा है? 1/3। हम देख रहे हैं कि तीनों रेशियोज कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/3। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो कंडीशन हमारी कौन सी बन रही थी? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। कैसी लाइन बन रही थी? जब ये इसके सॉल्यूशंस कैसे थे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट किस कंडीशन में आता था? जब लाइन कंसाइड कर दी थी एक दूसरे को। तो इसके लिए क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइंस। तो लिख देंगे सो system of equation has coincident lines। तो इसका क्लियर हो गया हमें? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसी का।
सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। देख सकते हैं 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, तो यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 4y, 3 को उठा के इधर ले आओ, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन, इसको हम नेम दे देंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 3x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब a1 की वैल्यू यहां पर क्या होगी 2, b1 की वैल्यू क्या होगी माइनस 4, c1 की वैल्यू क्या होगी माइनस 3, a2 की वैल्यू क्या होगी 3, b2 की वैल्यू क्या होगी माइनस 6, c2 की वैल्यू क्या होगी माइनस 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब रेशियोज निकाल लो, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है माइनस 4 अपॉन माइनस 6, कैंसिल किया 2 अपॉन 3। अब c1 अपॉन c2 सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस चला तो कितना आ रहा है 3 अपॉन 1। तो क्या देख रहे हैं कि a1 a2 b1 b2 की वैल्यू तो सेम है बट c1 की नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमारी कब होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कब होती है, जब लाइंस पैरेलल होती है, याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। तो ये लाइंस हमारी कैसी हो रही है, पैरेलल, तो लिख देंगे सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो क्लियर हो गया, हमारे पास लाइंस कैसी पता चल गई, फर्स्ट केस में कॉन्स्टेंट आ रही थी, फिर पैरेलल आ रही थी। क्लियर हो गया सभी को। तो तुम लोग के लिए होमवर्क है, थर्ड पार्ट इसका सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। रफ करते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहां पर क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी इफ द सिस्टम x plus 2y is equal to 5, 3x plus ky plus 15 is equal to 0। मतलब in the system of equation is inconsistent। क्लियर हुई बात। यहाँ पर किसी किसी केस में inconsistent की जगह हमारे पास पैरेलल भी हो सकता है। तो एक ही बात होती है, पता है हमें को जो लाइन पैरेलल होती है वही inconsistent होती है। अगर inconsistent बोला गया इसका मतलब पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। तो एक ही बात है, यहाँ पर inconsistent भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे उस पर। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इक्वेशन की सारी वैल्यूज को उठा के एक साइड लाना हर एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास, x plus 2y is equal to 5, x plus 2y minus 5 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 3x plus ky plus 15 is equal to 0। अब यहां पर देखें ऑलरेडी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है सारी वैल्यूज। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई, हमसे क्या बोला गया, इफ द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, तो लिख देंगे इफ द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये हमारी कंडीशन किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो a1 की क्या वैल्यू दी गई है, यहां से देखेंगे 1, b1 की क्या वैल्यू दी गई है 2, C1 की वैल्यू क्या है -5। साइन का बहुत ध्यान रखेंगे, अगर डायरेक्ट डिजिट के साइन लगा तो साइन जरूर लगाना है। उसके बाद सेकंड में देखेंगे A2 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या हो गई k एंड C2 की वैल्यू क्या हो गई 15। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 2 अपॉन k, C1 अपॉन C2 -5 अपॉन 15 -1 अपॉन 3। इतनी बात क्लियर हो गई, तीनों वैल्यूज आ गई। अब आगे का प्रोसेस क्या है हमारे पास,
जो हमारी सिचुएशन है इनकंसिस्टेंट की उसको पुट करेंगे उसमें वैल्यूज को। क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 के प्लेस पर आ जाएगा a1 अपॉन a2 के प्लेस पे 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 के प्लेस पर क्या आ रहा है 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। अब देखो भाई, जो हमारे पास नॉट इक्वल है, जो इक्वल नहीं है तो उसको देखने से फायदा ही क्या है, खत्म करो इसको। ये दोनों को हम देखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन k का, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k, 3 से मल्टीप्लाई किया 6। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज और हो सकती है, यहां पर हमें पता चल गया k की वैल्यू क्या होगी। कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें वैल्यू बतानी होती है कि क्या वैल्यू नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। समझना ऐसे कि हमने इसको लिख दिया 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। सपोज ये सिचुएशन बनती, और ये कंडीशन कहां बनती है, यूनिक के केस पे। जहां पर यूनिक इक्वेशंस होती है वहां पर मोस्टली ये सिचुएशन क्रिएट होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां पर हो गया 6 इज नॉट इक्वल टू माइनस k, तो k की वैल्यू एक्सेप्ट माइनस 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, k की वैल्यू माइनस 6 नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। और कुछ भी के केस में क्या निकली, k की वैल्यू 6। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, भूल जाओ ये कुछ लिखा है। हमें देखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो वैल्यूज पुट की सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू क्या आ गई, k की 6। वो सिचुएशन आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां समझा देंगे। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ कैसे करेंगे ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, गिवन बिलो आर 3 इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस है, 3। 2 ऑफ देम हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इन तीनों इक्वेशंस में से 2 इक्वेशन ऐसी आ रही होंगी जहां पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बन रहा है, एंड 2 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और बाकी 2 इक्वेशन आपस में यूनिक सॉल्यूशन बना रही हैं। स्टेट द 2 पेयर्स। तो हमें बताना है कौन कौन सी ऐसी इक्वेशंस होंगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज को लिखना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। तो 4x माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो 5x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 6। 6 को उठा के इधर ले आओ, 8x माइनस 10y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। जब हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गए तो इसके अकॉर्डिंग हम a1 b1 c1 भी फाइंड कर सकते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे 4। b1 की वैल्यू क्या आ रही है, -5। c1 की वैल्यू क्या आ रही है, -3। a2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड इक्वेशन से देखेंगे 5। b2 की वैल्यू क्या आ रही है, -4, एंड c2 की वैल्यू क्या आ रही है, -5। यहां तक बात क्लियर हुई। इसके बाद आगे देखते हैं, a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 8, b3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर -10, एंड c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसके बाद तीनों इक्वेशन जो हमारे पास बन रही हैं, इसको हम किसके ऑर्डर में लिखेंगे, हम रेशियो चेक करेंगे सबसे पहले इसके, a1 अपॉन a2। ठीक है तो हमारे पास तीनों, हम सबके बीच में रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले a1 a2 को देख लेते हैं, 4/5। b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 की वैल्यू -5, b2 -4, -5 अपॉन -4 कैंसिल हो गया, 5/4 आ गया। उसके बाद c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c1 की वैल्यू है -3, -5, -3, -5 कैंसिल हो गया, 3/5। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। इसी तरह से
अब A2 अपॉन A3 निकाल लेते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। तो A2 अपॉन A3 कितना है 5/8, B2 अपॉन B3, B2 की वैल्यू -4 -10, -4 -10 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 2 अपॉन 5। उसके बाद C2 C3 फाइंड करेंगे, C2 के प्लेस पर -5, C3 के प्लेस पर -6, -5 अपॉन -6 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 5/6। ये तो हो गया। इसके बाद हम देखेंगे A1 अपॉन A2 निकाल चुके हैं, A2 अपॉन A3 निकाल चुके हैं। आगे हमें अब क्या निकाल सकते हैं, A1 अपॉन A3 निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या किया था हमने, पहले फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को कर लिया, सेकंड थर्ड को कर लिया, थर्ड और वन को भी तो कर सकते हैं। तो पहले वन लिखो फिर थर्ड लिख लो, A1 अपॉन A3। तो A1 के प्लेस पर वैल्यू क्या आ रही है 4 और A3 के प्लेस पर वैल्यू क्या आ रही है 8, कैंसिल हो सकते हैं, कर देंगे 1 अपॉन 2। उसके बाद B1 अपॉन B3, B1 की वैल्यू क्या है -5, B3 की -10, -5 -10, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ रहा है 1 अपॉन 2। उसके बाद C1 C3 निकाल लेंगे, C1 की वैल्यू है -3, C3 की -6, -3 अपॉन -6 कट गया, कितना आ रहा है 1 अपॉन 2। ठीक है, अब सबको 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले इधर देखते हैं, यहां पर जो है A1 अपॉन A2, क्या B1 अपॉन B2 के इक्वल आ रहा है, नहीं, 4 अपॉन 5 है, यहाँ 5 अपॉन 4 है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब ऐसा होता है जी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं, A2 अपॉन A3, क्या B2 अपॉन B3 के इक्वल है, नहीं, 5 अपॉन 8, 2 अपॉन 5 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू B2 अपॉन B3। तो ये भी सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, जब नॉट इक्वल का होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास A1 अपॉन A3, यहां पर हम देख रहे हैं A1 अपॉन A3 क्या इसके इक्वल है, B1 अपॉन B3 के 1 अपॉन 2 इक्वल है, और आगे चलो फिर ये भी 1 अपॉन 2 इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो A1 अपॉन A3, B1 अपॉन B3 इज इक्वल टू C1 अपॉन C3, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस यहां पर बनती है, और सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो क्लियर हुआ, जब तीनों लाइंस थी तो हमारी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बना। तो यही है हमारे पास कंडीशन, जब ये दोनों नॉट इक्वल थे तो यूनिक हो गया, ये दोनों भी नॉट इक्वल थे तो यूनिक हो गया, ये तीनों आपस में इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा आया था 2014 में, जो 2014 का बोर्ड्स का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर ये हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ रहे हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, तो उसी को ही हम करा रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width 36 meter, find the dimensions of the garden, use graphical method। तो पहली चीज क्वेश्चन में ये देखा करो कि फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन करनी है, उसको लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ गार्डन। अब गार्डन की लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, x मीटर, यूनिट किसमें चल रही है, मीटर में, तो x मीटर हो जाएगा। उसके बाद लेंथ लेट की है तो ब्रेथ भी करेंगे, ब्रेथ ऑफ गार्डन y मीटर, ब्रेथ कितनी हो गई हमारे पास, y मीटर। अब देखो स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझना, हाफ द पेरीमीटर, किसका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी पेरीमीटर का हाफ, जिसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर।
अब इस स्टेप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस स्टेप को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, इतना समझो। बीच में वो स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाल दी गई है, लेकिन समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। जो हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो कितना है 36, पेरीमीटर 36 है। बीच में बोला गया कि उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, विड्थ से, मतलब ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है क्या, लेंथ। इस चीज को भी अभी समझेंगे, पहले 36 वाला मैटर देख लेते हैं जो पेरीमीटर का है। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमारे पास क्या था 36 मीटर। इतना क्लियर हो गया, पेरीमीटर गार्डन क्या है 36 मीटर। अब पेरीमीटर में एक चीज बोली गई थी, हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर को हमें क्या करना है, हाफ, और पेरीमीटर होता क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज 36। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। पेरीमीटर का क्या करना था, हमें हाफ करना था, इसलिए हाफ कर दिया। और पेरीमीटर क्या होता है गार्डन का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, लेंथ कितनी थी x और ब्रेथ कितनी है y इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक। उसके बाद आगे देखो क्या बोला गया, whose length is, मतलब x, whose length is मतलब क्या होता है इक्वल, जैसे स्टेटमेंट दी गई है वैसे लिखते चले जाएंगे। whose length is, लेंथ का मतलब x, is का मतलब इक्वल, क्लियर। whose length is 4 मीटर लिख दिया, more means plus, then its width, width मतलब ब्रेथ कितनी है y, जो स्टेटमेंट थी उसको हमने लिख दिया आराम से। whose length is 4 मीटर more than its width, सिंपल। अब y को उठा के इधर ले आओ, x minus y is equal to क्या हो गया 4, नहीं तो डायरेक्टली इतना ही लिखा रहने दो, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक। अब हमें इसके लिए क्या करना है, टेबल बनाना है। क्यों टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्राफिकल मेथड का यूज करना है यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहां पर x के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं 36 माइनस वाई। अब इसके लिए हम टेबल क्या बना रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से रखना, हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। x y, अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें, अगर x की जगह हम 0 पुट कर दें तो y कितना निकल आएगा 36, ठीक है। कितनी बात क्लियर है ना। अगर हम x की जगह हम पुट कर दें 2 पुट कर दें, ठीक है, तो ये क्या निकलेगा 32। अब ध्यान से देखना, हम टेबल बना रहे हैं। x y, अब y के प्लेस पर हम क्या पुट कर दें, अगर y के प्लेस पर हमने क्या किया, सबसे पहले 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36, ठीक है। थोड़ी बड़ी वैल्यूज तो लेनी ही पड़ेंगी क्योंकि बड़ा नंबर है यहाँ पर। x की वैल्यू क्या होगी 36। अगर y के प्लेस पर हम कुछ भी पुट कर दें, ऐसी वैल्यूज 10 पुट कर दें या समथिंग 18 पुट कर दें, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा 18 निकल आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते थे यहाँ पर। देखना नेक्स्ट में है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमारे पास था x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। दो वैल्यूज ले लेंगे x y, y की जगह हमने 0 पुट किया तो x कितना आ रहा है 4। अब y की जगह हम 2 ले लें तो x कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो सिंपल सा था ये। अब यहाँ पर इसके बाद टेबल बना लेते हैं हम। टेबल किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर वैल्यूज हम देख रहे हैं 36 और 18 है, वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी है तो गैप भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ी वैल्यूज रखेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं,
ये हो गया y एंड ये हो गया y डैश। ठीक है, अब देखो वैल्यूज x की वैल्यू कितनी आ रही है 36 मैक्सिमम आ रही है, तो गैप ज्यादा लेना पड़ेगा। तो हम 4 4 के गैप में वैल्यूज ले लेते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ठीक है, 4 4 के गैप में ले लिया, इजी आ गया। अब यहाँ पर भी -4 -8 -12, इसका यूज नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर भी हम 4 का ही गैप ले लेते हैं, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है हमें 18 दिख रही है। तो 4 8 12 16 20 24 इनफ है। -4 -8 -12 -16 -20 इनफ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको हमें ड्रॉ करना है। x की वैल्यू क्या है 36 और y की क्या है 0। x की वैल्यू हमें क्या दिख रही है 36, x की वैल्यू 36 और y क्या है 0, मतलब यही पॉइंट इसकी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 18, 18। यहां से गए 16 और 20 के बीच में 18 आएगा, ये मिल गया हमें x पे 18, और y के प्लेस पर भी 18 आना है इसके सामने। 16 और 20 के बीच में क्या हो जाएगा 18, तो ये वैल्यू हमारी क्या निकल गई 16, 18 9। ये वैल्यू हमारी क्या निकल गई, इतनी तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया 36। इसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 18, 18, तो 16 और 20 के बीच में हमें 18 दिखेगा, और यहां से हम 16 और 20 के बीच में 18 यहां तक ले आए। ये हमारी जो वैल्यू बन गई 16, 18, सॉरी ये वैल्यू जो हमारी बन गई 18, 18, और ये वैल्यू हमारे पास क्या थी 36, 0। इतना क्लियर हुआ। एक पॉइंट हमारा क्या हो गया 36, 0, और दूसरा पॉइंट क्या 18, 18, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट। इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। फ्री हैंड बच्चे नहीं करेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। और उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा था 4 0, x पे 4 y 0, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा 4, 0 कहां पर आएगा 4, 0 हमारा आ जाएगा इस पॉइंट पर। दिस इज 4, 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6, 2, तो 6 इन दोनों के बीच में आएगा, 2 यहां पर आएगा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 6, 2 यहां पर। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसके थ्रू हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके सामने वाली लाइन को हम देख लेंगे ये कहां पर टच कर रहा है, और इधर से हम इधर देख लेंगे ये कहां पर ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। फ्री हैंड बनाए तो हो सकती है वैल्यू एक दो ऊपर नीचे हो जाए। तो ये x के सामने कहां पर आ रही है वैल्यू ढूंढेंगे, ये 18 पर आ रही है, तो x की वैल्यू 18 हो गई। इसी तरह y को हम देखेंगे, y कहां पर आ रहा है, अगर 18 पर आ रहा है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 18। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। कभी भी ग्राफ के थ्रू हमें वैल्यूज निकालनी होगी तो जहां पर लाइन इंटरसेक्ट होती है वहां से x पे ज्वाइन कर दो, वहां से y पे ज्वाइन कर दो, x वाली वैल्यू x की हो जाती है, y वाली वैल्यू y की हो जाती है। तो ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। तो कभी कभी एरियाज के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो एरिया वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने कराया था, वैसे ही इसके बीच के पार्ट को शेड कर दो और काउंट करके एरिया निकाल लेते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। फिर भी किसी बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी भी तरह का, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है, व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। ओके।